हेलो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं आर एनवायरनमेंट क्लास 10th चैप्टर का। मैं गारंटी देता हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अगर आपने इस चैप्टर को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लिया, बहुत ही कम टाइम में ये पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, तो यकीन जानिए कि अगर आपने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को सही से इस पूरी वीडियो को देख लिया तो बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आर एनवायरनमेंट में क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वही बड़े सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके हमने अंदाजा लगा रखा है, तो मैं उसी तरह से आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी बताता चलूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स को जानते हैं, क्या क्या डील करना है इस चैप्टर में, और उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है इसका नाम है, आपको पता है, इकोसिस्टम से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहला जो टर्म मेन है वो हमें इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज इकोसिस्टम। सबसे पहले हम इकोसिस्टम समझेंगे क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम के बाद हम लोग समझेंगे कि फूड हैबिट्स जो ऑर्गेनिज्म की होती हैं वो फूड हैबिट्स के बारे में देखेंगे, फूड हैबिट के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम फूड चेन, ठीक है, फूड चेन, फिर फूड वेब। ठीक है, फूड चेन में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो ये देखेंगे। उसके बाद फूड वेब है, फूड वेब के बाद आपको पता है ये ओजोन की बात स्टार्ट हो जाती है। ओजोन में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर जिसे हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आप देख सकते हो बड़े सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको रिवीजन ऐसे करना है कि इसके बाद भूलना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। आपको मैं बता दूँ इकोसिस्टम क्या होता है। देखो, इकोसिस्टम कहते हैं ऐसे एरिया जहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलेंगे। सो इकोसिस्टम जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज से बने होते हैं। ठीक है, जो इकोसिस्टम है उसके दो मेन कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है सर, तो बायोटिक कंपोनेंट जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इकोसिस्टम की सर कोई एग्जाम्पल है क्या? यस, बहुत सारे एग्जाम्पल इकोसिस्टम के, जैसे जू जो है ना, जू चिड़ियाघर जो आप कहते हैं, जू इज इकोसिस्टम। ये जू जो है वो एक इकोसिस्टम है। ऐसी पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही जो क्रॉप फील्ड है वो भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट है ये भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम ये सब जहां पे लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं हम लोग। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और मैनमेड इकोसिस्टम। ठीक है, या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से, उसको नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम है उसमें ह्यूमन मेड जो इकोसिस्टम होता है उसको हम सिंथेटिक इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है एग्जाम्पल सर, जैसे फॉरेस्ट है, नेचुरल इकोसिस्टम में पॉन्ड है, लेक है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। वहीं पर जो मैनमेड इकोसिस्टम है या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है सर, उसको ऐसा कहते हैं जैसे एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया। ठीक है, ये सब एक मैन इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हम सबने बचपन में पढ़ा होगा ऑर्गेनिज्म कई तरह के होते हैं, फूड हैबिट उनकी अलग अलग तरह के होते हैं। तो फूड हैबिट क्या है ऑर्गेनिज्म के, देखो जैसे आपने पहले पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, तो ये तो हमने अलग अलग पढ़ा ना कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स को क्या होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स उन्हीं ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होता, उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। हेटरोट्रॉफ जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं उनको हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो है इसमें दो तीन कैटेगरी और हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले कंज्यूमर, ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर ना, डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर में भी कई तरह के कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो इनको जरा देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो प्रोड्यूसर, आप सबको पता है प्रोड्यूसर कौन है सर, जो अपना खाना यानी खुद अपने जो न्यूट्रिशन है वो खुद से करे, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट अपना न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स कर लेता है। सो ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर के अंदर आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोड्यूसर के अंदर आ गया, राइट। लेकिन जो क्या नाम है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। या अब उसके बाद जो देखेंगे वो कंज्यूमर है सर। कंज्यूमर को ना, कंज्यूमर का मतलब सर वो हेटरोट्रॉफ होगा बेसिकली। तो कंज्यूमर में कौन से ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, यानी जो डिपेंड करता हो दूसरों पे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता हो, उसको हम कंज्यूमर कहेंगे। और कंज्यूमर जैसे कंज्यूमर में कई तरह के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ना, टर्शियरी कंज्यूमर। तो उतना ज्यादा डिटेल में जाकर के आपको पता है कि जो कंज्यूमर होते हैं उसमें सैप्रोफाइट्स होते हैं, होलोजोइक होते हैं, पैरासाइट होते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने बायो में लाइफ प्रोसेस में भी आपने ये चीज पढ़ा होगा कि पैरासाइटिक
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को आपको पता है जो दूसरों पर रह करके अपना खाना खाता हो, दूसरों को नुकसान न पहुंचाता हो, जैसे हमारे सर का जो लाइस होता है वो जैसे जो है कैस्कुटा हो गया, प्लांट पैरासाइट है, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद दूसरा है क्या नाम है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को कंज्यूम करता है वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होते हैं जैसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि हम दूसरों को किल करके मार के खाते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हम जो इंजेक्शन के थ्रू खाना खाते हैं उसको हम नॉर्मली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर। आप सबको पता है डिकम्पोजर से क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। डिकम्पोजर क्या होता है? सिंपल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड जो ऐसे मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं और सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज कर देते हैं, उसको डिकम्पोजर कहेंगे। वो डिकम्पोजर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रेक्स द ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में जो ब्रेक कर दे उसको हम डिकम्पोजर कहेंगे। और डिकम्पोजर कई तरह के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजर के अंदर आते हैं, बहुत सारे डिकम्पोजर, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सब डिकम्पोजर के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर कॉल्ड डिकम्पोजर। ह्यूमस आपने देखा होगा, जो जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट में जमीन के ऊपर कुछ ब्लैकिश सब्सटेंस दिखाई देते हैं, बिल्कुल ब्लैक सा सब्सटेंस, तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। क्लियर? ओके। तो ये था हमारा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। एक एक करके याद रखिएगा पेपर में। डिकम्पोजर के बारे में कई बार आया कि बताइए डिकम्पोजर किस तरह से हेल्प करता है हमारे इकोसिस्टम को। आप सबको पता है अगर डिकम्पोजर ना हो तो क्या न्यूट्रिशन साइकिल पॉसिबल है? डिकम्पोजर क्या करता है? जैसे कोई एनिमल मर गया, कोई जानवर मर गया, तो उस जानवर को क्या करता है? डिकम्पोजर डिकम्पोज करता है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से जो एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको वो क्या करता है? सेपरेट आउट करके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। मतलब अगर उस ऑर्गेनिज्म को, उस मरे हुए जानवर को अगर डिकम्पोजर डिकम्पोज ना करे तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन जमीन को या हवा को नहीं मिल पाएगी, इससे न्यूट्रिशन साइकिल पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजर्स हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? ओके। तो ये डिकम्पोजर्स के बारे में है, ठीक है। डिकम्पोजर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देख सकते हो प्रोड्यूसर के अंदर कौन सा आएगा? ग्रीन प्लांट, ठीक है। कंज्यूमर्स के अंदर कौन आएंगे और डिकम्पोजर्स के अंदर कौन आएंगे, ठीक है। तो ये सब जो है ये आप पिक्चर से भी समझ सकते हो उस चीज को, आसान है। अब समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फूड चेन। सर ये फूड चेन क्या होता है? नाम से क्लियर है, एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का सीरीज बना लो, ठीक है, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म अपने से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंडेंट हो, ठीक है। एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक चेन है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म फूड के लिए अपने से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता हो, उसको हम फूड चेन कहेंगे। बात समझ आ रही? क्लियर है? फूड चेन क्या होता है? देखो, the series of organism taking part at various biotic levels, ठीक है, forms of food chain। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो जो मैंने बताया, आपको भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ईच स्टेप, अब ये फूड चेन, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको फूड चेन का देता हूं, जैसे ग्रास है। सबसे पहले मान लो ग्रास ले लेते हैं, पहला ऑर्गेनिज्म, उसके बाद ग्रास हॉपर, उसके बाद फ्रॉग, उसके बाद स्नेक, उसके बाद ईगल। देखो कितने हो गए? 5 हो गए। तो फूड चेन जो है उसमें ये 5 ऑर्गेनिज्म आ गए। अब देखो हर ऑर्गेनिज्म अपने से नीचे वाले पर क्या कर रहा है? फूड के लिए डिपेंड कर रहा है। जैसे ग्रास हॉपर ग्रास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रास हॉपर के बाद कौन है? फ्रॉग है। फ्रॉग किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रास हॉपर पे। फिर फ्रॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है? स्नेक डिपेंड कर रहा है। स्नेक के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? ईगल डिपेंड कर रहा है। तो एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म अपने से नीचे वाले पे फूड के लिए डिपेंड करता है, उसको हम फूड चेन कहेंगे। अब इस फूड चेन में ग्रास हॉपर, ठीक है, उसके बाद फ्रॉग, स्नेक, ईगल, इसमें जितने लेवल है ना, सबसे पहला ग्रास है, फिर सेकंड लेवल पे ग्रास हॉपर, थर्ड लेवल पे फ्रॉग, फोर्थ लेवल पे स्नेक, फिफ्थ लेवल पे ईगल। ये हर लेवल को, फूड चेन के हर लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आप देख सकते हो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। अब इसमें सर कई तरह के होते हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, ऑटोट्रॉफ्स है ना, हर्बीवोरस, स्मॉल कार्निवोरस, लार्ज का, इसको भी कैटेगराइज किए गए हैं कुछ ऑर्गेनिज्म को फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। जैसे ऑटोट्रॉफ्स आपको मैं समझा चुका हूं। हर्बीवोरस क्या होता है आप सबको पता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर भी, कंज्यूमर मैंने बताया ना 3 तरह के होते हैं, कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो हर्बीवोरस जो आते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है। और तो प्राइमरी हर्बीवोरस आपको पता है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वेजिटेबल्स जो है उसको कंज्यूम करे, उसको हम हर्बीवोरस के अंदर लाते हैं। सो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, कम एट सेकंड ट्रॉपिक लेवल, और ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे होता है। जैसे ग्रास हॉपर क्या है? हर्बीवोरस है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। ऐसे ग्रास के बाद गोट भी एक अलग फूड चेन बना सकते हो आप, ग्रास, गोट, है ना, इस तरह से लायन। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे अक्सर क्या आएगा? हर्बीवोरस आएगा, क्योंकि ग्रास को खाने वाला तो हर्बीवोरस होगा ना, डेफिनेटली। अच्छा, स्मॉल कार्निवोरस कौन है सर? ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है। स्मॉल कार्निवोरस जो होते हैं नॉर्मली वो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और ये हमेशा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, बात है लार्ज कार्निवोरस, टर्शियरी कंज्यूमर कहलाता है, फॉर्म फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। हो सकता है पूछ ले आपसे, ये बताइए ये जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं वो किस ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, ठीक है। जो लार्ज कार्निवोरस होते हैं वो किस ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं? तो ये फोर्थ पे आते हैं, ये थर्ड पे आते हैं, ये सेकंड पे आते हैं। तो इसको आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि पेपर में अगर एमसीक्यू में फंसाने की कोशिश करें तो आप फंसो नहीं, आप आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
वो 10% रूल क्या होता है? सिंपल है, आप ये बताओ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर का मतलब है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो करते हैं, वो कहां से एनर्जी लेते हैं आप बताओ? तो फोटोसिंथेसिस के लिए सर सन से एनर्जी लेते हैं। सन की कितनी एनर्जी वो लेते हैं? तो सर सन से वो टोटल 1% एनर्जी, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, सन से जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो 1% एनर्जी लेते हैं। 1% एनर्जी अपने आप में, सन की 1% एनर्जी सोचो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अब उसने 1% एनर्जी ले लिया, किसने? प्रोड्यूसर, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स ने। अब उस ऑटोट्रॉफ को जो खाएगा सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जो होगा, उसको जो कंज्यूम करेगा तो उसको भी तो एनर्जी जाएगी। अब उसको कितनी एनर्जी जाएगी सर? तो देखो, ग्रास या कोई भी वेजिटेबल या कोई भी जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसके पास जितनी एनर्जी होती है ना बच्चों, उसका सिर्फ उसका 90%, मतलब जो 1% उसने एनर्जी ली सन से, उसके 90% एनर्जी तो वो खुद कंज्यूम, जितना उसको एनर्जी मिली उस ग्रास को, उस प्लांट को जितनी एनर्जी उसको मिली, उसका 90% तो वो खुद इस्तेमाल करता है। 10% एनर्जी उसको जो खाएगा, जो भी उस प्लांट को, उस ग्रास को खाएगा, वो उस खाने वाले को उसका 10% एनर्जी चला जाएगा। यानी कि अगर हम कहें कि सर एक फूड चेन है, ग्रास है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है और ईगल है, जो जिसको खा रहा है ना वो उससे 10% एनर्जी गेन कर रहा है। सपोज ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर ने ग्रास की 10% एनर्जी ले ली, ठीक है, जितनी भी ग्रास के पास एनर्जी थी उसकी 10% एनर्जी ले ली। अच्छा, ग्रास हॉपर को जो खाएगा वो ग्रास हॉपर की 10% है, जो भी एनर्जी ग्रास हॉपर के पास होगी उसकी 10% एनर्जी फ्लो हो जाएगी कहां पर? क्या नाम है? फ्रॉग में। अब फ्रॉग को जिसने खाया, स्नेक ने खाया, तो स्नेक ने जब फ्रॉग को खाया तो फ्रॉग के 90% एनर्जी तो फ्रॉग ने इस्तेमाल कर लिया होगा अपने लाइफ प्रोसेस में, लेकिन जो 10% एनर्जी है वो स्नेक ने ले लिया। स्नेक के पास जितनी, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सर एनर्जी तो कम हो रही है ना धीरे धीरे, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास थी? हर्बीवोरस के पास, यानी कि हर्बीवोरस करो सॉरी प्रोड्यूसर के पास, यानी ऑटोट्रॉफ्स के पास। तो हम कह सकते हैं कि सर एनर्जी जो है उसका फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा है सर। एनर्जी सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी सबसे कम चली जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फूड चेन है बेटा, उसमें 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि अगर उससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगे तो एनर्जी जो है उसका फ्लो होते होते एनर्जी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और लास्ट ट्रॉपिक लेवल को एनर्जी बहुत कम मिलेगी, विच विल नॉट बी सफिशिएंट टू सर्वाइव दोज ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है कि बताइए किसी भी फूड चेन में 5 से ज्यादा या 4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं हो सकते? तो आप बता दोगे क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो होता है वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, लास्ट ट्रॉपिक लेवल को बहुत कम एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए। अच्छा, अब ये तो हो गया सर 10, इसी को कहते हैं 10%। जो आपको मैंने बताया ना कि किसी भी फूड चेन में हर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है, इसको हम बोलते हैं 10% रूल या 10% लॉ। तो आप यहां से देख सकते हो, द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो मैंने आपको बताया सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन हीट, environment, and some amount of goes into the digestion and work the rest goes to growth and the reproduction. An average of 10% of the food eaten in turn into its own body and made available for the next tropic level. तो कहने का मतलब ये है कि आप इसी को इसको आप सिंपल लैंग्वेज में, आप जैसे मैंने आपको बोला है उस लैंग्वेज में आप चाहो तो लिख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख लीजिएगा। दिस इज 10% रूल। अब चलते हैं 10% रूल के बाद हम क्या लेते हैं, अब चलते हैं 10% रूल से आगे। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था कि मान लो किसी फूड चेन में, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, ये मान लो किसी फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल गायब हो गया, ये एक ट्रॉपिक लेवल एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब विलुप्त हो गया पूरी तरह से, अर्थ से हटी गया पूरी तरह से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बताओ भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर किसी फूड चेन में, कोई फूड चेन में से अगर एक ट्रॉपिक लेवल हट गया, आप बताओ सपोज ग्रास है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, मान लो फ्रॉग हटा दो, तो फ्रॉग किसको खा रहा था? ग्रास हॉपर को। तो ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट? उसको खाने वाला कम हो गया, हट गया। अच्छा, उसके बाद फ्रॉग को कौन खा रहा था? स्नेक। स्नेक को खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो उस जो इकोसिस्टम से जो ट्रॉपिक लेवल हटा है, उस जो ट्रॉपिक लेवल एक्सटिंक्ट हुआ है, उस ट्रॉपिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल की पॉपुलेशन घटनी शुरू हो जाएगी और नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये इससे क्या होगा कि इकोसिस्टम में फूड चेन इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी फूड चेन में बैलेंस नहीं रहेगा। इससे इकोसिस्टम जो है वो भी इम्बैलेंस हो सकता है। हमारा इकोसिस्टम क्या हो सकता है? इकोसिस्टम एक इम्बैलेंस सिचुएशन में चला जाएगा अगर ऐसा हुआ तो इस तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर पेपर में है तो अब इसको पॉज करके दोबारा सुन करके लिख लीजिएगा अपने वर्ड में, ठीक है? आगे अब ये क्या है सर? फूड चेन, ये फूड चेन पिरामिड इसको कह दो, या ऑर्गेनिज्म पिरामिड। प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी। ये दिखा रहा है कि जो पॉपुलेशन है टर्शियरी कंज्यूमर की वो नॉर्मली कम होती है और जैसे हम नीचे आते हैं प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा होता है। या आप एनर्जी फ्लो देख सकते हो, ये इस पिरामिड से एनर्जी फ्लो को भी समझा जा सकता है कि प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी, धीरे धीरे ऊपर चलते एनर्जी की वैल्यू देखो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। क्लियर? ओके, अच्छा चलते हैं आगे। अब सर ये फूड वेब क्या होता है? देखो फूड वेब मतलब होता है जाल,
बहुत सारे। अपनी बात बताओ, क्या बहुत सारे फूड चेन है हमारे, मतलब क्या एक ही फूड चेन है हमारे इकोसिस्टम में? नहीं, बहुत सारे फूड चेन है सर। इतने सारे फूड चेन, आप इतने सारे फूड चेन खुद भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे दो तो मैंने आपको बता दिया कि देखो ग्रास है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है। जैसे ग्रास है ना, उसके बाद गोट है, लायन है ना, ग्रास है। अब ग्रास से स्टार्ट करके मतलब आप बहुत सारे फूड चेन बना सकते हो। तो एक बात बताओ, जितने भी इस इकोसिस्टम में फूड चेन हैं, फूड चेन, हर फूड चेन एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा कहते हैं, देखो आप जैसे इकोसिस्टम इस फूड चेन में देख सकते हो, ये देखो स्टार्ट ग्रास से हो रहा है। अब देखो ये एक फूड चेन है, ये वाला एक फूड चेन है, ये वाला एक अलग फूड चेन, ये वाला एक अलग फूड चेन, देखो ये वाला एक अलग फूड चेन, ये एक अलग फूड चेन। आप देखो इतने सारे, देखो ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, देख रहे हो, ये वाला मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ। तो ये फूड चेन इतने सारे, तो हर फूड चेन देखो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। देखो जैसे ग्रास है, ग्रास से ग्रास हॉपर, अब ये ग्रास हॉपर से दो फूड चेन निकले, देखो एक इधर और एक ही, एक बर्ड चला गया, एक फ्रॉग चला गया। तो कहने का मतलब है कि हर फूड चेन इकोसिस्टम में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। फूड वेब क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन इन विच ईच फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट फूड वेब। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको एमसीक्यू में फंसाने की कोशिश करते हैं। आपसे क्या पूछेंगे? एक्वेटिक फूड चेन के बारे में। अब एक्वेटिक क्या होता है? एक्वेटिक में ओशियन, पॉन्ड और मैरीन, तीन तरह के कुछ फूड चेन के बारे में पूछा। तो कई बार पूछे ना एक्वेटिक फूड चेन, अपनी मर्जी से लिखना है तो आप तो ये या तो ओशियन का लिख दो, या पॉन्ड का, या फिर आप मैरीन लिख दो। लेकिन आप कोशिश करो कि ये तीनों याद करने। कई बार ये एमसीक्यू में पूछते हैं, कई बार ओशियन हो सकता है ओशियन पूछ ले, या हो सकता है नॉर्मली पूछ ले, तो कोई भी आप लिख सकते हो। तो देखो ओशियन फूड चेन अगर हम बात करें, एक्वेटिक फूड चेन में, एक्वेटिक पानी में जो फूड चेन होता है उसमें, तो उसमें याद सबसे ज्यादा जो आया है पेपर में कई बार, वो ये वाला है, ओशियन वाला। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश, ये वाला तो है हमारा ओशियन वाला। पॉन्ड वाला कौन है सर? पॉन्ड में एक जो है एक फूड चेन जो है वो कौन है? एल्गी है ना, स्नेल है, क्रेफिश है और ऑटर है। एल्गी, फिर स्नेल, क्रेफिश और ऑटर्स। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? सीवीड, या जाइए उसमें मैरीन में, ठीक है। तो मैरीन में क्या है सर? सीवीड, हर्बीवोरस फिश और सील, ग्रेट व्हाइट शार्क। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये जो है एक्वेटिक फूड चेन के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन है सर? ओशियन, पॉन्ड और मैरीन फूड चेन। क्लियर? ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अब वो कहीं क्या है कि एनर्जी फ्लो जो होता है, भाई क्वेश्चन पेपर में एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी एनर्जी फ्लो की लिमिटेशन क्या है? दो लिमिटेशन है। एक तो पहली बात कि एनर्जी का फ्लो जो फूड चेन में होता है बच्चों, वो यूनिडायरेक्शनल है। यानी ऐसा नहीं कि एनर्जी का फ्लो ग्रास हॉपर, स्नेक है ना, सॉरी फ्रॉग, स्नेक, ईगल हो गया। क्या ईगल से एनर्जी वापस फ्लो बैक हो सकता है? तो यही आपको कई बार पेपर में जब आ जाए तो लिखना होता है कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका यह मतलब है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है किसी भी फूड चेन में, वो हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल टू अपर ट्रॉपिक लेवल होता है। अपर ट्रॉपिक लेवल से लोअर ट्रॉपिक लेवल में फ्लो बैक नहीं हो सकता। एक तो ये बात बतानी है आपको। दूसरी बात ये कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, देखिए प्रोग्रेसिवली धीरे-धीरे किसी फूड चेन में कम होता चला जाता है। तो आपको ये दो लिमिटेशन फूड चेन की, मतलब जो एनर्जी फ्लो का होता है, वो याद रखना है। और अगर लिमिटेशन की बात, उसकी बात है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो की बात है, तो आपको मैंने जो बताया है आप बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, देखो फूड चेन से, फूड वेब से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। मैंने पहले बताया था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर जाता है, एज वी गो फ्रॉम लोअर टू अपर ट्रॉपिक लेवल, तो the amount of harmful substances like herbicide, pesticides, ये क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है ऑर्गेनिज्म में। इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। When we go from lower to upper tropic level in a food chain, then the amount of harmful substances like pesticide, insecticide increases, and this is called biological magnification। आप 14 को लिख सकते हो, ठीक है। और biological magnification देखो लिखा हुआ है कि the increasing concentration of the substance such as toxic chemicals in the tissues of the organism and at successively higher level in the food chain is known as biological magnification. As human being occupy the top level of the food chain, the maximum concentration of the chemicals get accumulated in our bodies, and that is why the food grains such as the wheat and rice, fruits, vegetables and meat contain pesticide. तो this is called biological magnification। सिर्फ डेफिनेशन कई बार पेपर में आया, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन जो मैंने बोला है उसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ओजोन लेयर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर क्या होता है? देखो ओजोन लेयर, सबसे पहले ओजोन है क्या? तो पता है क्या, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। जैसे मेसोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, आयनोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स हैं। फिलहाल स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि एक बहुत ही टॉक्सिक लेयर पाई जाती है गैस की, बहुत ही टॉक्सिक पॉइजनस गैस होती है वो, और वो एक्चुअली ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो इसी को हम ओजोन कहते हैं। ओजोन क्या है सर? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम का एक मॉलिक्यूल, O3 फॉर्मूला होगा। दिस इज कॉल्ड ओजोन,
तो ओजोन एक लेयर है, गैसियस लेयर है, बहुत ही जहरीला होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है ये केमिकल। और इस लेयर सर ये है क्यों स्ट्रेटोस्फेयर में? तो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है जो सन से रेडिएशंस आते हैं उसमें सारे रेडिएशंस हमारे लिए यूजफुल नहीं है। कुछ रेडिएशंस ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, और ऐसे रेडिएशंस को ये जो गैस की लेयर एटमॉस्फेयर में ये रोक देती है, ये हम तक आने नहीं देती। मतलब कुल मिला के हमारा एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है एक तरह से, ठीक है, जो हार्मफुल रेडिएशंस को लाइक यूवी रेडिएशन जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसको स्पेशली सन से आने वाली यूवी रेडिएशंस को ये रोक देती है ओजोन लेयर, ठीक है। और इसीलिए ओजोन लेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरमेंट में। क्लियर? ओके, तो ये है ओजोन लेयर। क्या है समझ में आया? बनते कैसे हैं सर? देखो, जब यूवी रेडिएशन आती है ना सन से, तो क्या होता है, ये O2 को, ऑक्सीजन की जो डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 है जो हम लेते हैं, उस O2 को एटमॉस्फेयर में क्या करती है, उसी लेयर पे जहां पे ये होती है, उसी लेयर पे O2 को ब्रेक कर देता है फ्री दो ऑक्सीजन के एटम में। जब ये दो ऑक्सीजन एटम होते हैं ना, तो ये जो दो ऑक्सीजन के फ्री एटम है, ये वापस से O2 से जाकर रिएक्ट कर लेते हैं। जब O2 से O मिल जाते हैं तो O3 बना लेते हैं। इसका रिएक्शन आप यहां पे देख सकते हो। ओजोन एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन द O2. The UV radiation split apart molecule O2 into the free oxygen atom, and these atoms then combine to form ozone. यानी O2 जब टूटेगा UV रेडिएशन से तो O+ O बनाएगा, और अब क्या होगा, ये O दोनों O जाकर के O2 से मिल जाएगा, वापस O2 से मिलेगा और क्या बनाएगा, O3 which is ओजोन। तो ओजोन ऐसे बनते हैं बच्चों, ठीक है। अब सर ओजोन लेयर अगर नहीं होगा तो क्या होगा? आपको पता है ओजोन की डिप्लीशन हुई है कई जगह। ओजोन की जब डिप्लीशन मतलब ओजोन में कहीं डैमेज आना, ओजोन लेयर में डैमेज आना। जब ओजोन लेयर में डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे, अर्थ मतलब हम लोगों पे पड़ेगी, सॉरी हम लोगों पे पड़ेगी ना। तो हम इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा यूवी रेडिएशन से नुकसान पहुंचता है, इवन स्किन कैंसर, ठीक है, आई साइट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक रेडिएशन है। तो अगर नहीं होंगी या डैमेज हो जाएगा ओजोन लेयर, तो जाहिर बात है हमारे लिए एक तरह से क्या है, लिथल है हमारी लाइफ के लिए। तो चलिए देखते हैं कि सर ओजोन लेयर अगर नहीं होगा या डैमेज होगा तो क्या होगा, ठीक है, और इसको कैसे बचाया जा सकता है। ओके, ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, राइट। तो ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह कैसे बिहेव करेगा, आप इसको इमेज की तरह, इमेज के थ्रू एक बार देख सकते हो आराम से। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, ओजोन लेयर का घट जाना या डैमेज होना ओजोन लेयर का क्या होता है। तो देखो क्या है, 1980 में जो ओजोन लेयर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया था। तो बहुत ज्यादा जब डैमेज हो गया तो जाहिर बात है लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया इस बात पे, भाई क्यों डैमेज हो रहा है। तो पता ये चला कि एक गैस है, एक केमिकल है जो ओजोन लेयर के ऊपर, आई मीन ओजोन लेयर पे जाकर के वो गैस जाती है हमारे इधर से, मतलब जो हमारे जो अर्थ के सरफेस से जो हम यूज करते हैं, मतलब हम लोग एक ऐसे केमिकल को रिलीज कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, जिस केमिकल की वजह से वो जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन आ रहा है। अब वो केमिकल कौन था पता है, उसका नाम था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कहां यूज हो रहा था सर, कहां से रिलीज हो रहा था पता है, ये ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे थे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, एक्सटिंग्विशर के अंदर, स्प्रेज के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर CFC का इस्तेमाल होता था, राइट। लाइक जो कितने कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, जगह होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उनमें इस्तेमाल होता था। तो CFC का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा था उस टाइम पर कि CFC एक थ्रेट बन गया ओजोन लेयर के लिए और जाकर के ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा था। अब क्या हो गया कि CFC को जब पता चला कि CFC जाहिर बात है ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब CFC पे बैन लगना स्टार्ट हुआ। इसी तरह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसने क्या किया 1986 लेवल पे जो CFC है उसके प्रोडक्शन पे बैन लगाया, उसको फ्रीज कर दिया CFC को। अब CFC का इस्तेमाल नहीं होता, और जब से CFC को बंद किया गया तब से जो ओजोन है वो अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर रहा है, और सेल्फ रिपेयर हो चुका है, मतलब खुद से रिपेयर करना है, क्योंकि यूवी रेडिएशन फिर से वो तोड़ेगा O2 को, O में फिर O जो है रिएक्ट करेगा, O2 से O3 बना लेगा। तो हम जब CFC छोड़ रहे थे तो CFC डैमेज कर रहा था। जब हमने डैमेज छोड़ना, रिलीज करना बंद कर दिया CFC को अर्थ के ऊपर से, तो क्या हुआ, ये सेल्फ रिपेयर हो गया ओजोन लेयर, और अब ठीक है हमारे यहाँ। तो CFC की जगह सर सवाल उठता है क्या यूज हो रहा है फिर आज के टाइम पे, दिमाग होता है ना कि एक दिमाग में बात आती है सर CFC की जगह पे क्या। तो आजकल जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसके लिए क्या नाम है, ओजोन के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। तो बेसिकली ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की कहानी कई बार पेपर में आ जाता है कि किस प्रोग्राम के थ्रू जो ये है बैन हुआ था CFC। तो UNEP याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये एनवायरमेंट प्रोग्राम 1986 लेवल की बात है। डिप्लीट कब हुआ था, ज्यादातर 1980 में। और कहां से निकलते थे ये CFC, वो गैस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और ये एक ही वर्ड में लिखना बेटा, यानी क्लोरो अलग, फ्लोरो अलग, कार्बन अलग, ठीक है। CFC इसका नाम है शॉर्ट में, और आज हम HFC का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये कहां से निकलता था, एक्सटिंग्विशर से, रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट जिसको बोलते हैं, इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब चलते हैं आगे, राइट।
देखो गार्बेज, आज के टाइम पर गार्बेज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, राइट। आपने देखा होगा हर शहर में गार्बेज का एक पहाड़ होता है, पूरा कूड़े का पहाड़ जिसको आप कहते हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो गार्बेज वो होते क्या सर, वो सारी चीजें जो हमारे लिए वेस्ट है सर, जो हम यूज करके फेंक देते हैं, वो सारी चीजें जो जिसका इस्तेमाल करना हम बंद कर देते हैं सर, जैसे ट्रैश, वेस्ट मटेरियल, अनवांटेड, है ना, और यूज प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब गार्बेज कहलाता है। अब ये गार्बेज का मैनेजमेंट आज के टाइम पर बहुत चैलेंजिंग है और ये बहुत जरूरी भी है, ठीक है, वरना गार्बेज कितनी बड़ी बीमारी ला सकता है ये हमें अंदाजा भी नहीं है, राइट। तो गार्बेज जो होते हैं उसको एक्चुअली वैसे कहां से निकलता है यार, पता, हाउस होल्ड है ना, फैक्ट्रीज है, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी मतलब ऐसी जगह है जहां ह्यूमन है वहां गार्बेज है, जाहिर सी बात है भाई। लेकिन इस गार्बेज में दो तरह के गार्बेज होते हैं, दो तरह के वेस्ट होते हैं बच्चों, एक बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं सर, ये हैं क्या? देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट कहलाते हैं जिसको डिकंपोज करना आसान हो, जो डिकंपोज हो जाए, सिंपल मैटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। लेकिन जो डिकंपोज ही ना हो सर, कुछ भी कर ले, वो डिकंपोज हो ही नहीं रहा, वो पूरी तरह से सिंपल मैटर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। क्लियर? ओके। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बेसिकली हमारे लिए थ्रेट नहीं है, क्योंकि सर ये डिकंपोज हो जाएंगे, जैसे वेजिटेबल मैटर्स हैं या कोई भी एनिमल, डेड एनिमल है, तो ये सब जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो ये तो जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब डिकंपोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक टाइम आएगा। लेकिन जो कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये वेस्ट खत्म नहीं होते, ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, एक बार बन गए तो बन गए, ये नॉन डिकंपोजेबल होता है। तो इसीलिए ये एक चैलेंज है। इसलिए कई बार क्या होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट अपनाना पड़ता है हम लोगों को वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने के लिए। अब वो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या आते हैं पता है आपको? वेस्ट मैनेजमेंट में 3 R's, पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं। 3 R's क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। 3 R's में यहां पर R's HO वाला नहीं है, ठीक है। 3 R's मतलब 3 R's, ये पेपर में कई बार आया है कि 3 R's, व्हाट आर 3 R's, ठीक है। तो 3 R's का मतलब है R से आने वाले 3 वर्ड, R से आने वाले 3 वर्ड, ठीक है। एक तो रिड्यूस, ठीक है, एक क्या है रिड्यूस, ठीक है, एक है रीयूज, ठीक है, एक है रीयूज एंड एक है रिसाइकल। वैसे तो आजकल 5 R भी आ गए हैं, 5 R है, ठीक है, रिपर्पस और रिफ्यूज, ठीक है, तो 5 R आ गए आजकल, लेकिन फिर भी 3 R's कई बार पेपर में आए हैं। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का क्या मतलब है सर, इसमें क्या है, क्या लिखना है, बता देता हूं। रिड्यूस का मतलब है सर कम करना। देखो जो वेस्ट है ना, वो जितना आप कम इस्तेमाल करोगे चीजों को, वेस्ट उतना ज्यादा कम प्रोड्यूस होगा, जाहिर सी बात है, इसको कहते हैं रिड्यूस। पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब पानी इस्तेमाल कर रहे हैं सर, पानी कहीं 2 बाल्टी, 1 बाल्टी का काम 2 बाल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार जो है हम पॉलीथीन है, इन चीजों को हम कई बार होता है कि मैं यूज एक पॉलिथीन से भी काम चल जाएगा, कई बार हम 2 पॉलिथीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं रिड्यूस, यानी कि आपको अगर आप कहीं गए हो और एक पॉलिथीन से काम चल सकता है तो प्लीज यूज 1 पॉलिथीन ओनली, क्योंकि इससे वेस्ट प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो हमें रिड्यूस यानी कम इस्तेमाल करना है चीजों को। अब क्या है सर, सेकंड है रीयूज, मतलब एक बार आपने यूज कर लिया कुछ चीज को और वो अभी भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है। अगर हम उसको वेस्ट कर देंगे तो वो, जैसे कुछ पॉलिथीन है, कोई जो है कांच है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, प्लास्टिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अगर हम इसको दोबारा यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? दोबारा यूज कर लेते हैं, पॉलिथीन है, प्लास्टिक बैग्स हैं, इसका इस्तेमाल हम दोबारा कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रीयूज कर लेना। रीयूज करेंगे तो वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। क्लियर? ओके। अच्छा, अब क्या है सर, रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है कि हम चीजों को, जैसे प्लास्टिक है पूरी तरह से, जैसे खिलौने हमारे घरों में, तो खिलौने क्या आते हैं जब टूट जाते हैं, वो तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, कहीं पर कोने में पड़े हुए हैं भाई, सब जो है वो हमारे स्टोर रूम में ऐसे पड़ा हुआ है या उधर ऐसे पड़ा हुआ है, कहीं पर भी ऐसे फेंका हुआ, छत पे पड़ा हुआ सारा सामान, प्लास्टिक की जो चीजें होती हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें क्या है, उसको रिसाइकिल करवाने के लिए भेजना चाहिए। आपने देखा होगा कबाड़ी वाले, सॉरी, जो कबाड़ी वाले आते हैं हमारे यहाँ, उन कबाड़ी वालों को दे दो प्लास्टिक का, ताकि वो जाकर के वो फैक्ट्रीज में छोड़ते हैं, फिर वो रिसाइकिल होकर वापस नई चीजें बन के आती है। एक तरह से अगर आप जब वो कबाड़ी वाले को आप दे रहे हो ना सामान, प्लास्टिक की चीजें, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो पता है, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वेस्ट प्रोडक्शन को कम करने में। अच्छा, वो जो 5 R थे ना, वो लास्ट के 2 R क्या है सर, वो है रिफ्यूज एंड रिपर्पस। रिफ्यूज का मतलब है मना करना। जैसे आप कुछ लेने गए, अब जैसे हम नमक की थैली लेने गए, ठीक है, अब नमक की थैली लेने का, ऑलरेडी नमक थैले में है, ठीक, एक पैकेट के अंदर है, आप कह रहे हो भाई सिर्फ इसको पॉलिथीन दे दो एक बार। आप नॉर्मल दुकान पे गए हो, घर से 2 कदम दूर है, 4 कदम दूर है, आप क्यों एक पॉलिथीन लटका के लाओगे? तो आप नमक की थैली यूं ही उठा के आप हाथ में ला सकते हो। तो यहां पर आप उसको मना कर दो शॉपकीपर को, भैया मुझे पॉलिथीन नहीं चाहिए, इसको कहते हैं रिफ्यूज करना। वाकई ऐसे लिखना है पेपर में अगर आया तो, ये जो चीजें बता रहा हूं। अच्छा, रिफ्यूज के बाद क्या मैंने बताया, रिपर्पस। घर में कुछ ऐसी पड़ी हुई चीजें, कांच की कोई चीज है, प्लास्टिक कोई चीज, आपको लग रहा है यार इसका इस्तेमाल जो है मैं इसको फेंक दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं इसका इस्तेमाल पॉट के लिए कर लेता हूं, गमले के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं। तो रिपर्पस यानी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं, तो आप इसको रिपर्पस। तो ये जो 5 R में से जो 2 R लास्ट के थे वो ये थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट R एनवायरमेंट। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, इससे रिलेटेड अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा और नॉलेज और इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों से, अपने ग्रुप्स में डाल दीजिएगा ताकि और बच्चे भी देख ले इसको। और शेयर करने से नॉलेज घटती नहीं, बढ़ जाती है, आपको पता है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।